बरसात के दिनों पर टमाटर की उन्नत खेती। बरसाती टमाटर की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए? कुछ बीमारी आती हैं जैसे लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, एंथ्रेक्नोज, बैक्टीरियल ब्लाइट है और बैक्टीरियल विल्ट, पाउडर मिल्ड्यूड और कुछ और बीमारी आती हैं। इन सभी बीमारियों का समाधान, शानदार उपाय, कॉम्बिनेशन वेस्ट फंगिसाइड और साथ में खाद का शेड्यूल। ड्रिप से यदि आप खेती कर रहे हैं तो कौन सी खादों को चलाना चाहिए? टमाटर की खेती आप कर रहे हैं तो किस प्रकार की बंधाई करनी चाहिए? कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं? कितना उत्पादन आप निकाल सकते हैं? ड्रिंचिंग शेड्यूल है और लगभग संपूर्ण जानकारी, यानी आधुनिक तरीके से 2024-25 में यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आने वाले सालों में भी यह जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो टमाटर की A to Z यह न्यू वीडियो है, न्यू जानकारी का समावेश किया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। टमाटर की बेस्ट वैरायटी। बरसात के दिनों पर आपको टमाटर की कौन सी किस्मों का चुनाव करना चाहिए, आइए समझते हैं। देखिए, यदि आपकी भूमि हल्की है या फिर दोमट भूमि है, लेकिन यह जो किस्में हैं यह ओवरऑल सभी प्रकार की जलवायु और सभी भूमि पर ओवरऑल काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। अर्का रक्षक वैरायटी आती है, यह F1 वैरायटी है और अर्का रक्षक का भी टमाटर काफ़ी बढ़िया साइज़ का होता है और मार्केटिंग करने में कोई समस्या नहीं आती है। अर्का रक्षक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की साहो TO 3251 जो वैरायटी आती है, यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। तो साहो वैरायटी को आप लगा रहे हैं दोस्तों, तो यह भी लगभग 60 से 65 टन तक आप पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। फल का वजन लगभग 90 ग्राम के आसपास होता है और 10 ग्राम सीड्स की कीमत 700 रुपये से स्टार्ट होती है और 850 रुपये के आसपास तक हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। समय के हिसाब से कीमतें कम ज़्यादा भी हो सकती हैं और फर्स्ट जो पिकिंग है 60 से 65 दिन में दोस्तों यह जो वैरायटी फल के लिए तैयार हो जाती है और प्रति पौधा जो फल है वो 15 से 18 किलोग्राम तक आप अधिकतम निकाल सकते हैं। तीसरी जो किस्म है बरसात के दिनों पर यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो सेमिनीज कंपनी की अभिलाष। देखिए, मार्केट में भले सैकड़ों नई नई वैरायटी आ गई, लेकिन अभिलाष भी सभी वैरायटियों में आज भी कंपटीशन यह वैरायटी सभी नई वैरायटियों से करने के लिए तैयार है और यह अच्छी अच्छी किस्मों को भी टक्कर देती है। और हम कह सकते हैं कि बरसात के दिनों पर आज भी बहुत कम इस वैरायटी का तोड़ आपको मिल सकता है। तो अभिलाष F1 को भी आप लगा सकते हैं। अभिलाष वैरायटी में सबसे खासियत ये है कि इस वैरायटी में जो टच है, देसी स्वाद देखने के लिए हमको मिलता है, यानी टिकाऊ फल होता है, देसी टच आता है और 50 से लेकर 80 टन तक पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 550 रुपये से स्टार्ट होती है और 700 रुपये तक जाती है। पहली तुड़ाई 65 से 70 दिन के आसपास का, थोड़ा सा 10 दिन समय ज़्यादा लगता है, लेकिन यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। तो अभिलाष F1 पर भी आप जा सकते हैं। US एग्री सीड्स की जो SW 1504 और 1508 जैसे हमारे मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ पर यह जो किस्में हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी हैं, तो 1504 और 1508 को भी आप लगा सकते हैं। बाकी अभिलाष साहो हम सबसे पहले आपको रेकमेंडेड करेंगे। नामधारी सीड्स की जो NS 962 वैरायटी आती है, इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। तो यह जो 5-7 किस्मों के बारे में बात करी, यह किस्म काफ़ी बढ़िया किस्म है और उत्पादन के मामले में यह किस्म काफ़ी अच्छी जो अलग अलग कंपनियों की वैरायटी आती उनको टक्कर देती है। तो इन किस्मों पर आप दोस्तों बरसात के दिनों पर बेझिझक आंखें बंद करके जा सकते हैं। यदि हम टाइमिंग की बात करें तो देखिए, टमाटर की खेती आज के समय जब हम 2024-25 में बात कर रहे हैं तो लगभग 12 महीने आप प्लांटेशन कर सकते हैं। गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, यानी कोई भी सीज़न पर जिस हिसाब से आज दवाइयाँ हैं, जिस हिसाब से आज यानी इरिगेशन सिस्टम है, जो भी मतलब काफ़ी जो चीज़ें हैं, रोग बीमारी जो मेन फैक्टर है, तो इन सबको
देखते हुए भी 12 महीने आज के समय टमाटर की खेती करना संभव है। बाकी एक एवरेज जो समय है बरसात के दिनों पर टमाटर की खेती करने के लिए जो अनुकूल समय है दोस्तों, वो है जुलाई मध्य से लेकर के अगस्त मध्य तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं। यानी अगस्त महीने का जो समय है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगस्त महीने पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, अगस्त अंतिम सप्ताह तक प्लांटेशन कर सकते हैं। और नर्सरी आप घर में ही तैयार करें। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको लगभग 20 से 25 दिन, 27 दिन, 28 दिन तक का समय लग सकता है। एक आप एवरेज मानकर चलिए कि 25 दिन के आसपास का समय लग जाएगा। और घर में ही आप कुछ इस प्रकार वाइट या फिर ग्रीन शेड नेट खींच करके प्लास्टिक प्रोटेरे में यानी वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद में पौधे को तैयार करें और आसानी से तैयार भी हो जाते। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मल तरीके से जो फंगीसाइड आती है जैसे यूपीएल की साफ है, रोको फंगीसाइड है, और जो आप अलग अलग यूपीएल की साफ को भी स्प्रे कर सकते हैं। थायोफेनेट मेथाल भी काफ़ी अच्छा काम करती है। और कीटों की अगर समस्या बन रही है तो इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमेथॉक्सोम है, इन कीटनाशक को, रोगवर है, इन कीटनाशक को नर्सरी में स्प्रे कर सकते हैं। यदि कीटों का प्रकोप है या फिर फंगस का प्रकोप, आसानी से एकदम आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और यदि कभी कभी पीलापन की समस्या और वाइट रूट जो सफ़ेद जड़ हैं उनका विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जब हमारी नर्सरी 15 से 18 दिन के आसपास की होती है तो NPK 19-19-19 100 ग्राम लेना है। और इसके साथ आपको ह्यूमिक एसिड 50 ग्राम, सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस 40 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। इससे जड़ों का विकास अच्छा होगा और फसल नर्सरी बहुत तीव्र गति से हरी भरी होगी। तो इस प्रकार आप नर्सरी घर में तैयार कर सकते हैं। और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, यानी जुलाई के बाद आप प्लांटेशन करें, बहुत अच्छी फसल चलने वाली है। और आप इस साल टमाटर की बंधाई करें, बम्बू विधि से टमाटर को लगाएं, टमाटर की बंधाई अवश्य करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि मान लो हम टमाटर की खेती प्लानिंग कर रहे हैं तो टमाटर की हमने प्लांटेशन कर दी, 20-25 दिन की फसल हो गई, अब हमको बांस की ज़रूरत है। अब आप किसी के पास जाएंगे, व्यापारी के पास जाएंगे, तो बांस की जो कीमतें हैं वो 2 गुना ज़्यादा इस समय रेट छू रही होती हैं मार्केट में। तो पहले ही आप मैनेजमेंट कर लीजिए पूरा हर चीज़ का। बंधाई के लिए जो भी सामग्री है उसका पहले ही आपको प्रबंधन कर लेना, पहले ही मैनेजमेंट कर लेना है और पहले से ही बांस को खरीद के रख लेना है। बांस थोड़ा मोटे मजबूत होना चाहिए। बांस की ऊंचाई कम से कम 7 से 8 फीट, 8 फीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मिट्टी के अंदर लगभग एक समझ लीजिए आपको 1.5 से 2 फीट गड़ाना पड़ेगा और अच्छी मजबूती आपको देनी है। 1 एकड़ में आपको 1700 से 1800 बांसों के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस साल आप GI तार के बजाय आप एक काम कर सकते हैं कि जो पैड वायर आता है, ब्लैक रस्सी आती, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जंग की भी समस्या नहीं है। और जब आपने दोस्तों नर्सरी तैयार कर ली, प्लांटेशन करने से पहले का जो काम है, जो भी एक्टिविटी है, वो है बेड को निकालना। और बेड के ऊपर जो खाद आप दे रहे हैं बेसल डोज, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको एक काम करना है कि सबसे पहले तो खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। खेत के चारों साइड साफ़ सफाई रखिए, ग्रीन नेट खींच लीजिए और फेंसिंग होना चाहिए। नीलगाय हैं, जंगली जानवर परेशान ना करें। और उसके बाद खेत में अच्छी साफ़ सफाई, मिट्टी को अच्छी भुरभुरी करा लीजिए, बेड तैयार करा लीजिए, मल्चिंग पेपर बिछा दीजिए। जब आप बेड तैयार कर रहे हैं, बेड मेकर फिर बेड ड्राइजर्स हैं, बेड तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो उस समय जो आपको बेसल डोज इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है गोबर की खाद। कम से कम 4 ट्रॉली गोबर की खाद प्रयोग करना है। DAP खाद 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट SSP 2 बैग आपको इस्तेमाल करना है। और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 35 किलोग्राम। और कहीं कहीं पर दीमक की समस्या, वाइट ग्रैप की समस्या, फिर जो जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं, इनके लिए रीजेंट, कार्बोफ्यूरान, इमिडाक्लोप्रिड जो GR फॉर्म वाला आता है, तो किसी भी GR दानेदार कीटनाशक को 5 किलोग्राम भी मिक्स करना है और इस सभी को 1 एकड़ में प्रयोग करना है। यदि आप वाकई 70-80 टन टमाटर निकालना चाहते हैं तो यह बेसल डोज आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अब जरूर नहीं कि आप प्रयोग ही करें, बल्कि मृदा परीक्षण अवश्य कराएं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से पोषक तत्वों की कितनी कमी है। उस हिसाब से भी आप मिट्टी की जांच करके पता लगा सकते हैं। बाकी यह स्टैंडर्ड डोज है और आपकी भूमि बहुत अच्छी है, उपजाऊ भूमि है, अच्छी उपज क्षमता रहती है आपकी फसलों में, तो थोड़ा सा जो खाद शेड्यूल है या फिर बेसल डोज की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। बाकी यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जब आप बेड तैयार कर रहे हैं तो बेड की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है आपको
3 फीट, और बेड से बेड की दूरी जो सेंटर से सेंटर की दूरी है वो आपको 4.5 से 5 फीट के आसपास रखनी है। यानी सेंटर की दूरी 5 फीट रखिए। और बरसात के दिनों पर बेड चौड़ी बनाने के बजाय आप ऊंची बनाइए, यानी बेड की ऊंचाई आप 1 फीट 1.5 फीट से ऊपर ही रखिए। जितनी अच्छी ऊंचाई होगी उतना ही अच्छे तरीके से आपकी फसल चाल बढ़वार पकड़ेगी और बरसात के दिनों पर ज़्यादा देर तक पानी मतलब खेत में रुकने की समस्या लगभग बनी ही रहती है। तो जितनी ऊंची बेड रहेंगी उतना अच्छा हमको फ़ायदा होगा, पानी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो बरसात के दिनों पर तो आपको फसल को ऊपर ही करना है, बांस विधि से, तार विधि से, और बेड भी ऊंची बनाइए, इससे फ़ायदा अच्छा होगा। अब आपके पास लागत नहीं है, आप ड्रिप नहीं लगा पा रहे, आप मल्चिंग पेपर नहीं लगा पा रहे हैं, तो कम से कम टमाटर की बंधाई अवश्य करिए। यानी टमाटर की फसल को मिट्टी में मत पड़े रहने दीजिए, टमाटर को ऊपर करिए। इससे फंगस का प्रकोप भी 80% तक कम हो जाता है और फसल भी ज़्यादा उत्पादन देती है। तो टमाटर की बंधाई अवश्य करें। बाकी आप मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर, 1 एकड़ का खर्च आएगा लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये। और ड्रिप 16 mm इनलाइन बटन वाली आप लगा सकते हैं। यदि आप गारंटेड और अच्छी ड्रिप लगाते हैं तो लगभग 50 हज़ार रुपये के आसपास का खर्च आएगा। अब हमारी जो फील्ड है ना पूरी तरह कुछ इस प्रकार तैयार हो गई। अब जब फील्ड तैयार हो गई तो उसके बाद 2 इंची होल्स आपको लेना है जहाँ पर आपको प्लांटेशन करना है। और आप जैग प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन कर सकते हैं। कुछ किसान भाई सिंगल लाइन पर भी प्लांटेशन करते हैं। तो आप अलग अलग स्प्लिट स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस साइड सिंगल लाइन पर पौधे लगे हुए हैं और आप इस साइड देख सकते हैं कि जिग प्लांटेशन हुई है। तो दोनों तरीके से खेती की जा सकती है, लेकिन बरसात के दिनों पर यदि आप जिग भी प्लांटेशन करेंगे तो अभी यानी एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 40 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नर्सरी तैयार करने के लिए। और 1 एकड़ में यदि आप पौधे को खरीद के लगा रहे हैं तो लगभग 15 से 16 हज़ार पौधों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कितना डिस्टेंस रखना चाहिए? यदि आप जिग प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी है और एक बेड पर डबल लाइन पर जिग प्लांटेशन करना है। और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको 4.5 से 5 फीट रखनी चाहिए। अब जब आप प्लांटेशन पूरी तरह से फील्ड तैयार हो गई, हल्की सी 1 घंटे की सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद जो आपकी नर्सरी है, नर्सरी में प्लांटेशन करने से पहले 3 से 4 दिन पहले उसमें हल्की हल्की धूप लगाइए। यानी उनको धूप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर नर्सरी होगी, एकदम से आपने प्लांटेशन कर दिया तो सूखने डंपिंग ऑफ जैसी समस्या क्रिएट्स हो सकती है। तो 3-4 दिन का बीच बीच में धूप लगाते रहें। फिर उसके बाद प्लांटेशन करने का जो तरीका है कि सबसे पहले आप डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट या फिर घरडा की जैसे पुलिस आती है, दोनों में से कोई एक कीटनाशक को छिड़काव कर दीजिए नर्सरी में। फिर उसके बाद प्लांटेशन करना है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जब आप अपनी फील्ड पर प्लांटेशन करेंगे तो 10 से 12 दिन 15 दिन तक हो सकता है कोई भी कीटनाशक का स्प्रे ना जाए। इस बीच में कीटों का और फंगस का प्रकोप हो सकता है, तो इसीलिए कीटनाशक, खासकर कीटनाशक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो स्प्रे कर दिया। अब हमको प्लांटेशन करना है। हल्की सी आप सिंचाई कर दीजिए और सिंचाई के बाद आपको शाम टाइम यदि प्लांटेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। हल्के हाथों से प्लांटेशन करें। प्लांटेशन हमारी तैयार हो गई है। प्लांटेशन के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट और आधा घंटे तक आप 45 मिनट के आसपास सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है कि प्लांटेशन तो कर दिया, अब समस्या आएगी डंपिंग ऑफ की। बीच बीच में मतलब पौधे सूखने की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए आप एक काम करें कि 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो कम से कम 100 से लेकर के 150 पौधे यानी गैप फिलिंग करने के लिए एक्स्ट्रा नर्सरी से खरीद के लाएं, या फिर बाद में भी आप नर्सरी से पौधे को खरीद के ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिंचिंग शेड्यूल की। जो हमारी फसल अच्छे से हमने जब प्लांटेशन कर दी, प्रॉपर सिंचाई कर रहे हैं, अब सूखने की समस्या ना आए, क्योंकि मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा हो ही रही है और खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। तो इसके लिए पौधे यदि सूखेंगे या फिर कमज़ोर पड़ेंगे या फिर गैप फिलिंग भी हमको करना पड़ेगा, तो इसके लिए ज़्यादा समस्या ना आए, जो सूखने की समस्या है वो ज़्यादा बढ़ रही है वो ज़्यादा ना बढ़े, तो इसके लिए आपको एक काम करना है। ड्रिंचिंग शेड्यूल 200 लीटर पानी में प्लांटेशन से 3 से 4 दिन के आसपास की फसल होती है तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड आपको लेना है 500 ग्राम।
NPK 19-19-19 1 किलोग्राम लेना है। इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स करके 200 लीटर पानी घोल करके आपको प्रति पौधा 50 से 100 ml ड्रिंचिंग करना है, जड़ों से आधा इंच दूर। ध्यान रखिए, जड़ों से आधा इंच दूर। ये थी फर्स्ट ड्रिंचिंग। सेकंड जो ड्रिंचिंग है, जब हमारी फसल 5 से 7 दिन के आसपास की होती है, ये मान लीजिए 7-8 दिन के आसपास की हमारी फसल हो गई प्लांटेशन से, तो इस फील्ड में 1261-0 आपको लेना है 1 किलोग्राम, और रोको फंगिसाइड आपको मात्र 200 ग्राम लेना है। ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक लिया जा सकता है, ग्रेड के ऊपर निर्भर करता है। अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं 200 ग्राम में भी काम चल जाएगा। तो इन तीनों को मिक्स करके आपको उसी हिसाब से ड्रिंचिंग करना चाहिए 200 लीटर पानी में घोलकर। इसको स्प्रे नहीं करना है, इसको सॉइल एप्लीकेशन से घुट्टी की तरह जड़ों के पास पिलाना है। तीसरी जो ड्रिंचिंग है 10 से 12 दिन के आसपास की फसल होती है, तो वेलिडामाइसिन 500 ml लेना है, और इसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम और 1261-0 आपको 1 किलोग्राम लेकर के ड्रिंचिंग कर देनी है। तो इस प्रकार यदि यह 3 ड्रिंचिंग में और इन ड्रिंचिंग में, या फिर आप अपने हिसाब से भी ड्रिंचिंग तैयार कर रहे हैं, तो ड्रिंचिंग में NPK 19-19 है, 1261-0 है, और 1744-0 को भी आप ऐड कर सकते हैं, और फंगिसाइड में UPL की साप है, रोको फंगिसाइड है, या फिर आपको बाबिस्टिन भी मिलाया जा सकता है, और अपन वेलिडामाइसिन को ले सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा को ले सकते हैं, गन्ने गुड़ को ले सकते हैं, ह्यूमिक एसिड है, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, चिलेटेड जिंक है, और अपन कॉपर को ले सकते हैं, और सिलिकॉन को भी ड्रिंचिंग में यदि लेंगे तो फ़ायदा काफ़ी अच्छा होगा। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि ड्रिंचिंग में आप इन प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से भी ड्रिंचिंग शेड्यूल बना सकते हैं। टमाटर की फसल पर सिंचाई किस प्रकार करें? बरसात के दिनों पर ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन जो बरसात गैप यदि हो जाता है, और न केवल यह बरसात भर चलेगी बल्कि आने वाले समय पर सर्दी हैं, तो मौसम के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करें। और सिंचाई आप ड्रिप से 2-2 दिनों के अंतराल पर भी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जो जड़ों के पास की जो मिट्टी है उसका लड्डू बनाएं, और लड्डू उछालने में यदि फूट रहा है तब तो आप सही सिंचाई कर रहे हैं, और लड्डू एकदम बंद रह जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा पानी दे रहे हैं। इतना पानी फसल के लिए ज़रूरी नहीं है। वो इसलिए है कि ज़्यादा सिंचाई करने में जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पाता, वाइट रूट्स जो रेशेदार जड़ें होती हैं उनका निर्माण उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप टमाटर की खेती दोस्तों कर रहे हैं, तो सिंचाई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सिंचाई आपको हल्की हल्की करना है, यानी हल्की सिंचाई करने से कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा सिंचाई करने से बहुत नुकसान है। आपकी फसल में पीलापन की समस्या हमेशा क्रिएट्स रहेगी, ज़्यादा फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा। और टमाटर की फसल पर ज़्यादा टॉनिक स्प्रे भी मत करें। ज़्यादा टॉनिक का स्प्रे करेंगे तो पत्तियाँ कोमल होगी, जिसमें ज़्यादा थ्रिप्स हो गई, और भी रस चूसक कीट्स जो होते हैं इनका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिए, समय समय पर, यानी पत्तियों को सशक्त बनाने के लिए आप कॉपर को चला सकते हैं, सिलिकॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बाकी टॉनिक आप थोड़ा परहेज से स्प्रे कर सकते हैं। इन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। टमाटर की बंधाई, टमाटर की बंधाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आपने प्लांटेशन किया है और 10-12 दिन के आसपास की टमाटर की फसल हो गई है, तो फिर आप बांसों को गड़ाना शुरू कर दीजिए, और मज़दूरों की मदद से भी आप इस काम को करा सकते हैं बड़े आराम से। और ठीक तरीके से आप प्रॉपर बंधाई करिए। जो सुतली आती है 2 फीट लंबी सुतली को काट करके कुछ इस प्रकार आप बंधाई करते रहना चाहिए, और जैक जैक आपको बंधाई करनी चाहिए। यानी लेफ़्ट साइड का पौधा है तो राइट साइड की रस्सी में, और जो पहली आप पैड वायर खींच रहे हैं वो आपकी बेड से 2 फीट से लेकर के 2.25 फीट 2.5 फीट ऊंचाई पर आपको इस प्रकार लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो इस प्रकार टमाटर की ऊंचाई 5-6 फीट तक जाती है। ऊपर वाली जो लेयर है वो हम जब रस्सी पैड वायर खींचेंगे तो वो लगभग 6 फीट के आसपास की ऊंचाई में, 5.5-6 फीट की ऊंचाई में बंधाई करने वाले। यह काफ़ी वजनदार, काफ़ी वेटेड सब्जी होती है, तो इसको आप अच्छे से बंधाई करें। जैसे आप मिर्च या शिमला या फिर आप गेंदा की बंधाई करते हैं, बैगन की बंधाई करते, उस प्रकार नहीं, बल्कि खीरा की तरह, या फिर मजबूती देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप एक अलग तरीके की मजबूती देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हवा चलने पर, बरसात आने पर, या फिर
थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बरसात हो गई तो गिरने की जो स्ट्रक्चर है, गिरने की समस्या, ना तो आड़े में भी आप बांसों को लगा सकते हैं, कैंची बना सकते हैं, तो मजबूती अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। वीडियो में भी बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार पहली बंधाई है, लगभग 20 दिन के आसपास की टमाटर की फसल हो गई तो पहली बंधाई। इस प्रकार 20-22 दिन, 20-25 दिन के आसपास में आपको समय समय पर जैसी शाखाएं बढ़ती जा रही हैं तो उस हिसाब से आपको बंधाई करते रहना चाहिए। और यह जो बंधाई हैं ये कंटिन्यू चलती रहती हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है उस हिसाब से हमको पैड वायर खींच करके मतलब अलग अलग लेयर में बंधाई करते रहना पड़ती है। अब अगले और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हैं, स्प्रे शेड्यूल। टमाटर की फसल पर काफ़ी बीमारियां आती हैं और इनको कंट्रोल यदि ना किया जाए तो यह हमारी टमाटर की फसल को 100% चौपट कर सकती हैं। जिसमें यदि हम प्रमुख समस्याएं की बात करें तो थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, एफिड्स, जैसेट्स, इसके अलावा लीफ माइनर का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और वहीं सेमी लूपर सिल्ली है, DBM किल्ली है, फली छेदक है, बॉल वर्म है और कुछ पत्तियों खाने वाली इल्ली होती हैं और नेमेटोड्स की समस्या आती है। फंगस में लेट ब्लाइट और फंगस ही बड़ी समस्या है। तो टमाटर की फसल पर जो फंगस है वो लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यूड है, पाउडरी मिल्ड्यूड, एंथ्रेक्नोज की समस्या आती है और रस्ट की समस्या आती है। तो फंगस बहुत लंबी लाइन है जिसमें बैक्टीरियल ब्लाइट है और विल्ट, यह काफ़ी रेयर समस्याएं हैं। तो क्यों ना अलग अलग यदि समझना आप चाहते हैं कि कौन से फंगस, कौन से कीटों को कैसे कंट्रोल करें तो हमारी यह दोनों वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। बाकी स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहते हैं और जो हम स्प्रे शेड्यूल बता रहे हैं यह स्टैंडर्ड है, यानी आपकी फसलों पर रोग बीमारी का प्रकोप कम है तो गैप को कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी जो स्प्रे शेड्यूल है वो 15 लीटर की दर से हम जानकारी साझा करने वाले हैं। टमाटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल यह इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखिए मौसम के हिसाब से, खेत के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदल सकती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बरसात हो जाने के बाद फंगस का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। कभी कभी आप नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा का प्रयोग करेंगे तो अभी रोग बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। तो आप अपनी फसल का ऑब्जर्वेशन करें और उस हिसाब से चीज़ों को समझें, लॉजिक लगाकर स्प्रे शेड्यूल चलाएं। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा सीधा स्प्रे शेड्यूल देख लिया, एकदम सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को लॉजिक के साथ समझें, इससे लागत कम होगी और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके हिसाब से अनुरूप होने वाली हैं। तो आइए हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट से। जब हमारी टमाटर की फसल 15 से 20 दिन के आसपास की होती है तो आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। मैंकोजेब 75% WP फंगिसाइड 40 ग्राम ले रहे हैं, इमीडा क्लोरप्रिड 70.8% SL वाली 10 ml और सिलिकॉन बेस चिपको 5 ml ले रहे हैं। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। अब इस स्प्रे शेड्यूल में हम ज़्यादातर जो दवाइयों की साल्ट आते टेक्निकल बेस से जानकारी साझा कर रहे हैं। तो आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी मैंकोजेब 75% आप दुकानदार से मांगेंगे तो जिस भी कंपनी का आप चाहें उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसी प्रकार जो स्प्रे शेड्यूल है पूरा 15 लीटर की दर से है। सेकेंड स्प्रे 30 से 35 दिन के आसपास की फसल होती है, ध्यान रखिए 15 लीटर की दर से ही डोज चलेगा। थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन, फोर्थ स्प्रे 60 से 70 दिन, फिफ्थ स्प्रे 85 से 90 दिन के आसपास की फसल होती है तो आपको 5वां स्प्रे पर यह साल्ट वाली दवाइयों को ले सकते हैं। छठवां स्प्रे 105 से 110 दिन, 7वां स्प्रे, 8वां स्प्रे, 9वां स्प्रे, इसी प्रकार 10वां स्प्रे। तो आप गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ दवाइयों को रिपीट भी कर सकते हैं। लॉजिक लगाकर ही चीज़ों को समझकर यदि आप स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वीडियो को आप पीछे करके पॉज करके भी देख सकते हैं। यदि आपको कोई साल्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप गूगल भी कर सकते, आसानी से बड़े आराम से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। ये तो बात हो गई स्प्रे शेड्यूल। अब स्प्रे शेड्यूल की जब बात चल ही रही है तो कुछ और समस्याएं आती हैं, जैसे कि डंपिंग ऑफ की समस्या आने लगती है। तो इसके लिए आप बाबेस्टेन या फिर थायोफेनेट मिथाइल की ड्रिंचिंग कर सकते हैं। टमाटर की फसल पर बिल्ट एक बड़ी समस्या है। तो बिल्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, पहचान करते आना चाहिए बैक्टीरियल बिल्ट है, फंगल बिल्ट है या फिर कोई और समस्या है। तो इसकी पहचान करने के लिए हमने फंगस का विज्ञान एक वीडियो अपलोड की है, उसमें फंगस की डिटेल से जानकारी दी गई है। उस वीडियो को देख करके आप फंगस की
कंट्रोल विधि को आप समझ सकते हैं। टमाटर की फसल पर विल्ट को पहचानें और उसको समय रहते आप वैलिडामाइसिन, ट्राइकोडर्मा जैसी चीज़ों को और ट्राइकोडर्मा को गन्ने के गुड़ के साथ मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और समस्या आती है नेमेटोड्स की। टमाटर की फसल पर नेमेटोड्स की समस्या आ रही है तो इसके लिए वेलम प्राइम को चला सकते हैं और भी कई कंपनी की निमिटीसाइड्स आती हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, वो भी आवश्यकता अनुसार। कभी कभी फसल की ग्रोथ रुक जाती है, ऐसा लगता है कि इसमें कर्लिंग की समस्या आ गई, लीफ कर्ल वायरस, या फिर एकदम जो पौधा है ना एकदम साइलेंट स्थिति में चला जाता है, तो आप पौधों को उखाड़ कर देखेंगे तो जड़ों के बीचों बीच गांठें भी बन जाती हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर आप जो निमिटीसाइड्स आती हैं वेलम प्राइम और या फिर अलग अलग कंपनी की दवाइयाँ आती हैं, उनका भी आप सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग कर सकते हैं। बाकी लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे में एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं और सॉइल एप्लीकेशन से आप सिजेंटा कंपनी की बोलियम फ्लेक्सी आती है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप इमिडाक्लोरप्रिड की भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं जो GR फॉर्म में आता है, या फिर थाइमोथोक्सोम या फिर इमिडाक्लोरप्रिड की भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं, लेकिन बोलियम फ्लेक्सी ज़्यादा अच्छा काम करती है। ये तो बात हो गई स्प्रे शेड्यूल की। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल। तो खाद का जो शेड्यूल है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो ड्रिप में हमेशा घुलनशील खादों का ही प्रयोग करना पड़ता है, जो कि पानी पर 100% घुलनशील होता है। इसके लिए फर्स्ट खाद 10 से 12 दिन के आसपास की होती है, तो इन दोनों खादों को मिला करके ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए 1 एकड़ में। फिर गैप को आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार पहली खाद, दूसरी खाद, तीसरी खाद, चौथी खाद, इस प्रकार आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इन खादों को ध्यान रखना दोस्तों, ड्रिप से चलाना है और यह पानी पर 100% घुल जाती हैं, आसानी से एकदम घुल जाती हैं, और फिर इनको चलाएंगे एकड़ के हिसाब से। तो जैसे जैसे फसल विकास करती जाती है उस हिसाब से आप डोज को भी देख सकते हैं, और यह हमारी टमाटर की फसल पर बहुत अच्छा काम करती हैं। और देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा खादें हैं, बल्कि आप क्वांटिटी देखिए 3 किलो 4 किलोग्राम। आप मान लीजिए आप साधारण तरीके से खेती करते हैं, 1 एकड़ में आप 15-15 दिनों की अंतराल पर जैसे यूरिया खाद का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो सोचकर देखिए 15-20 दिनों में आप 50 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि इन खादों को आप एक दिन में 4 किलोग्राम फिर 2 से 3 दिन का गैप रख रहे हैं। तो क्या होता है, और हो सकता है स्टार्टिंग पर 2 किलो ही खाद NP खादों को चलाया जाता है। इनको आप केजी के हिसाब से ना लाएं, क्योंकि केजी के हिसाब से महंगी पड़ती है। इनको आप 25 केजी 50 केजी का जो बैग आता है उनको लेकर के आइए, और फिर आप मतलब वेट कर करके आप ड्रिप से चला सकते हैं आवश्यकता अनुसार क्वांटिटी के हिसाब से। यदि फसल अच्छी हरी भरी है तो फिर आप नाइट्रोजन की रेशो को कम कर सकते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पर फास्फोरस की रेशो को बढ़ा सकते हैं, और अपन जब फ्रूटिंग स्टेज पर फसल होती है तो पोटास की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और बीच बीच में आप ह्यूमिक एसिड है, कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरॉन है, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट है, चिलेटेड जो जिंक आती है, चिलेटेड कैल्शियम जैसे प्रोडक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के जब हम ड्रिप से खादों को देते हैं कम कम मात्रा पर प्रयोग करते रहते हैं, ताकि जो पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर भोजन मिलता रहता है। इसलिए कहा जाता है एकदम से ना खा करके यदि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वह हमारे शरीर पर अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए जो खादें होती है इन चीज़ों को यदि आप न्यूट्रिशन जो पूर्ति कर रहा है न्यूट्रिशन का, तो खासकर हल्की भूमि पर जितना आप टुकड़ों में तोड़ करके खादों को देंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इस प्रकार खादों को चला सकते हैं। फर्स्ट खाद 25-30 दिन सभी को मिलाएं और जड़ों से 2 से 3 इंच दूर मतलब मिट्टी खोद करके 1 एकड़ प्रयोग करना चाहिए। सेकंड खाद 50 से 55 दिन, थर्ड खाद 70 से 80 दिन, फोर्थ खाद 100 से 120 दिन, फिफ्थ खाद 140 से 150, और वहीं आप छठवीं खाद देख सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार चीज़ों को समझकर खादों का प्रयोग करना चाहिए। अब यह जो खाद का शेड्यूल है और स्प्रे शेड्यूल है, स्प्रे शेड्यूल लगने वाली सभी प्रकार की बीमारी, चाहे फ्लावर ड्रॉपिंग की बात हो या फिर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, फल फूल की संख्या बढ़ानी है, फलों में फटने की समस्या, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आ रही, सन वर्निंग की समस्या आ रही है, फिर जो पत्तियां हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं, लीफ कर्ल की समस्या आ रही है, या फिर लीफ माइनर की समस्या है, ब्लाइट की समस्या है, फंगस की समस्या है, डिजीज़ की समस्या है, सभी समस्याओं को ख़त्म करने वाली है और पैदावार को बढ़ाने वाली है। तो सभी प्रकार की बीमारियों को, कीटों को ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और खाद का शेड्यूल
उपज बढ़ाने में, पैदावार बढ़ाने में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला। ध्यान रखिए, वानस्पतिक स्टेज में नाइट्रोजन की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक पड़ती है, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज पर फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाएं और फ्रूटिंग स्टेज पर जब फल की स्थिति पर हमारी फसल है, फ्रूटिंग स्टेज पर जब हमारी फसल है तो उस समय हम पोटास का प्रयोग करेंगे, सल्फर का प्रयोग करेंगे, कैल्शियम का प्रयोग करेंगे, बोरॉन का प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा हमको बहुत अच्छा होने वाला। इस प्रकार आप चीज़ों को समझकर चीज़ों को अप्लाई करें। लागत की बात करते हैं तो टमाटर की फसल पर इस प्रकार खेती करने पर 1 एकड़ में लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1,50,000 से लेकर के 1,60,000 रुपये के आसपास खर्च आने वाला है। उत्पादन की बात करते हैं तो 70 से 80 टन तक दोस्तों पैदावार आप निकाल सकते हैं। और जो मुनाफा है, क्योंकि लाइफ साइकिल 8 महीने बड़े आराम से टमाटर की फसल चल जाती है। यदि मल्चिंग में आप टपक सिंचाई से टमाटर की खेती कर रहे हैं, प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से खेती कर रहे हैं, यदि आपको 15 से 20 रुपये का भी रेट मिल जाता है तो आप बड़े आराम से सभी लागत काटकर 1 एकड़ से 5 लाख रुपये कमाई कर सकते हैं। अब जैसे आपको रेट मिलेंगे, जैसी आपकी उपज रहेगी, उस हिसाब से आपकी आमदनी निर्धारित होने वाली है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर की खेती में बीच बीच में पीला ट्रैप, नीला ट्रैप लगाना चाहिए, गेंदे की 2-4 लाइन अवश्य लगाना चाहिए। और ऑर्गेनिक में जितना हो सके ऑर्गेनिक तरीके से भी, जैसे सफ़ेद मक्खी के लिए ट्रैप लगाएं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, फिश ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक तरीके से ट्राइकोडर्मा है और जीवामृत आता है, बेस्ट डिकम्पोज़र आती है, सरसों की खली, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल आप समय के साथ कर सकते हैं। और दोनों बेड के बीच में यदि खरपतवार उग चुका है तो आप एक काम कर सकते हैं कि मज़दूरों की मदद से निराई गुड़ाई कराएं, या फिर पावर बीडर से खरपतवार को अलग करा सकते हैं, या फिर आप दोनों बेड के बीच में जुगाड़ को लगा करके दोस्तों आप ग्लाइफोसेट 41% का भी स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें, फसल में ना पड़े क्योंकि फसल भी ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए जहां पर खरपतवार बहुत ज़्यादा उग चुका है, मज़दूर नहीं मिल पा रहे हैं, तो एकदम साफ़ सफाई आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टमाटर के भाव इस साल लग रहे हैं कि आने वाले समय पर रेट बहुत अच्छे मिलने की संभावना हो सकती है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय पर टमाटर के रेट बढ़ेंगे या फिर घटेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमने अपने तरफ से फुल एफर्ट लगाकर यह वीडियो बनाई है, अब बारी है आपके एफर्ट की। तो इस वीडियो में एफर्ट लगाते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।